अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। केमिस्ट्री ग्रेड 11 यूनिट नंबर 7 आज हम स्टार्ट करेंगे। आज नया यूनिट है रिएक्शन काइनेटिक्स। नाम से पता चल गया है कि किस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएंगे या प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में आएंगे। इस चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिन जिन जो रिएक्शन की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। रिएक्टेंट में किसको बढ़ाएंगे, किसको कम करेंगे तो रिएक्शन की स्पीड इफेक्ट होगी। ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इससे प्रीवियस चैप्टर में आपने रिएक्शन एनर्जेटिक्स यानी कि रिएक्शन की जो एनर्जी होती है, आइदर रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो सकता है या एंडोथर्मिक हो सकता है, इस बारे में तफसील से पढ़ा था। उन बातों को भी दिमाग में रखना है क्योंकि वो फैक्टर्स भी रिएक्शन की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। फ्रेंड्स, नॉलेज 7.1 का फर्स्ट लेक्चर है आज, और मैं आगे बढ़ने से पहले एक सिमुलेशन के थ्रू आपकी रिवीजन करवाना चाहता हूं जो कुछ भी आपने मैट्रिक में पढ़ा अबाउट रिएक्शन काइनेटिक्स। तो मूव करते हैं एक सिमुलेशन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो मेरे पास एक सिस्टम है, इसके अंदर आपको दो तरह के कलर नजर आ रहे हैं, एक ब्लू और एक रेड। बोथ आर रिएक्टेंट्स, और इसमें ग्रीन कलर प्रोडक्ट का होगा जो कि अभी बिल्कुल भी नहीं है प्रोडक्ट। नीचे टाइम है, हम देखेंगे कितना टाइम लगा रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने में। उसके लिए मैं टाइम जरूरी है क्योंकि टाइम से ही तो पता चलेगा रिएक्शन को। टाइम मतलब चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कितनी जल्दी चेंज हुई है। आप लोगों को याद होगा, मैं सिर्फ आपको एक रिमाइंडर देना चाहता हूं। ये जरा साइड पे जाइएगा। वी ऑल नो दैट द रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको हमने मैट्रिक में पढ़ा था, रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली बराबर होता है चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, हम कैलकुलेटर से यानी यहां से कैलकुलेट कर लेंगे सिमुलेशन से। ये देखें, सिमुलेशन दिखाएं कितनी मिकदार रिएक्टेंट की बाकी है, प्रोडक्ट की बाकी है, वो हम यहाँ से सिमुलेशन से देख लेंगे। लेकिन कितने टाइम में चेंज हुआ वो यहाँ पे हमारे लिए बड़ा जरूरी है। अच्छा, वापस चलें स्लाइड पे। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं, कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन आपको सम टाइम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मास में दी जा सकती है, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स में दी जा सकती है। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इनको कन्वर्ट करना होगा मोल्स में। जब आप इन्हें मोल्स में कन्वर्ट कर लोगे तो ही फिर आप रेट ऑफ रिएक्शन एक स्टैंडर्ड यूनिट में मेजर कर सकते हो। और रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है? मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। मोल पर डीएम क्यूब, टेम्परेचर पर सेकेंड। ठीक है, तो याद रखिए, आपने मास हो या नंबर ऑफ पार्टिकल हो, अल्टीमेटली आपने उनको मोल में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है यूनिट नंबर 5 में समझा के आए हैं आपको। चलें जी, सिमुलेशन की तरफ जाएं। अब सिमुलेशन से हम मैट्रिक में जो पढ़ के आए हैं वो जरा देख लेते हैं। हमारे पास कंट्रोलर्स हैं, टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं हम। रिएक्टेंट में से ब्लू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कम ज्यादा कर सकते हैं, रेड रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कम ज्यादा कर सकते हैं, सरफेस एरिया को कम ज्यादा कर सकते हैं। सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? इट्स वेरी इजी। सरफेस एरिया का मतलब है कि जब आप दो चीजों को मिलाओ तो उनका कितना एरिया आपस में कांटेक्ट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड सरफेस एरिया। ओबियसली अगर आप किसी चीज को पाउडर्ड फॉर्म में डालोगे तो पाउडर्ड में क्या होता है कि इनर सरफेस एरिया भी क्रश होने के बाद बाहर आ जाता है। तो ओबियसली आप लोगों ने एग्जांपल तो देखी होगी, CSE की जो टैबलेट होती है, कैल्शियम की टैबलेट जो हम पानी में डालते हैं पीने के लिए, अगर वो टैबलेट डालेंगे उसको टाइम लगता है पानी में डिसोल्व होने में। लेकिन अगर उसका पाउडर फॉर्म में पैकेट्स मिलते हैं कैल्शियम के, वो अगर पानी में डालेंगे तो वो जल्दी पानी में डिसोल्व हो जाते हैं। जस्ट बिकॉज पाउडर का सरफेस एरिया ज्यादा होता है इसलिए उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, और वो जो टैबलेट होती है उसका सरफेस एरिया कम होता है, उसको टाइम लगता है पानी में डिसोल्व होने में। सिमिलरली रिएक्टेंट को हम क्रस्ट फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। अगर हमें किसी सॉलिड का सरफेस एरिया बढ़ाना है तो उसको क्रश कर देंगे, उससे उसकी रफ्तार तेज हो जाएगी। हम इन तमाम फैक्टर्स को मैनेज करते हैं और देखते हैं कि कब रिएक्शन तेज होता है और कब रिएक्शन स्लो होता है। तो नॉर्मली सबसे पहले मैं करता क्या हूं, सारा रिएक्शन मैं लो टेम्परेचर पे पहले देखूंगा। मतलब ये सिस्टम है जिसमें भी सारे के सारे रिएक्टेंट मौजूद हैं, प्रोडक्ट नहीं है। मैं रिएक्शन स्टार्ट करूंगा,
इन रिएक्टेंट्स की आपस में कोलेजन्स होंगी, कोलेजन्स के बाद इनके पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे और ये प्रोडक्ट में चेंज होंगे। उसके लिए ज़रूरी है इनके दरमियान में टकराव, कोलेजन्स हों, और कोलेजन्स के लिए ज़रूरी क्या है कि ये मूव करें, और जितना ज़्यादा मूव करेंगे उतनी ज़्यादा कोलेजन्स होंगी। अब ज़्यादा मूव करवाने के लिए इनका क्या बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं इसको लो टेम्परेचर पे पहले ऑपरेट करता हूँ, और ज़रा देखिए अब आपको ब्लू डॉट्स नज़र आ रहे हैं, साइड पे नंबर भी आपको नज़र आ रहा है। अभी सारे का सारा रिएक्टेंट, अच्छा आपने नोट किया शुरू शुरू में जल्दी जल्दी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा था, अब आखिर वाले टाइम पे आके रिएक्टेंट की प्रोडक्शन यानी रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में जाने की जो सलाहियत है वो कम हो गई है। उसकी वजह क्या? उसकी वजह बड़ी सिंपल है, उसकी वजह बड़ी सिंपल है कि शुरू शुरू में रिएक्टेंट ज़्यादा थे, उनमें कोलेजन्स का चांस भी ज़्यादा था। आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट का एक्टिव मास यानी बचा हुआ मास कम होता गया, और एक्टिव मास के कम होने से प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलेजन्स क्या हो गई, कम हो गई, और रिएक्शन की रफ्तार भी क्या हो गई, स्लो हो गई। तो एट इनिशियल टाइम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होगा क्योंकि शुरू शुरू में रिएक्टेंट ज्यादा है। अगर यही रिएक्शन रिवर्स आना शुरू हो जाए, यानी ग्रीन कलर की प्रोडक्ट टूटना शुरू हो जाए और किसी तरह से वापस ब्लू और ब्लू और रेड में रिकन्वर्ट हो जाए, तो अब वो वक्त के साथ साथ तेज होगा। क्यों? क्योंकि वक्त के साथ साथ प्रोडक्ट बढ़ती जा रही हैं, प्रोडक्ट का एक्टिव मास बढ़ता जा रहा है, तो प्रोडक्ट्स बढ़ेंगी। तो अगर ये रिएक्शन रिवर्स चला, अभी तो चल नहीं रहा, अगर चला तो रिवर्स रिएक्शन की वक्त के साथ साथ स्पीड बढ़ेगी, फॉरवर्ड रिएक्शन की वक्त के साथ साथ स्पीड कम होगी। मैं इस चीज को जरा अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूं। मिसाल के तौर पे एक पेज ऐड कीजिएगा यहां पे। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास ब्लू डॉट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिएक्टेंट को, और साथ में रेड डॉट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिएक्टेंट 2 को। इनके दरमियान में रिएक्शन होगा, रिएक्शन के नतीजे में ग्रीन डॉट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को। नाउ दीज आर रिएक्टेंट्स एंड दीज आर प्रोडक्ट्स। अब शुरू शुरू में क्या है कि रिएक्टेंट ज्यादा है, प्रोडक्ट ना होने के बराबर है। मैं स्मॉल सा एरो लगा लेता हूं। ऑब्वियसली एट अ स्टार्टिंग टाइम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, दिस इज अ साइन ऑफ कंसंट्रेशन, ज्यादा है, तो शुरू शुरू में क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड गोइंग रिएक्शन यानी कि जो फॉरवर्ड जा रहा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। बट आहिस्ता 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 क्या होगा कि रिएक्टेंट चूंकि कम होते जाएंगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड गोइंग जो है वो स्लो होता जाएगा। लेकिन अगर मैं रिवर्स गोइंग की बात करूं तो चूंकि आहिस्ता आहिस्ता होना यह है कि आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट में कमी आनी है और प्रोडक्ट में क्या होना है, इजाफा होना है। जब प्रोडक्ट में इजाफा होगा, प्रोडक्ट में इजाफा होगा, प्रोडक्ट बढ़ जाएंगी, इसका मतलब प्रोडक्ट का एक्टिव मास बढ़ गया। प्रोडक्ट्स का एक्टिव मास बढ़ गया। अब प्रोडक्ट्स ने तो फॉरवर्ड, प्रोडक्ट के फॉरवर्ड जाने का मतलब है दिस इज द फॉरवर्ड रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट, के वो रिवर्स आ जाए। यानी प्रोडक्ट ने अगर आगे बढ़ना है तो आगे तो कहीं नहीं जा सकती, उसका आगे बढ़ने का मतलब है रिवर्स, रिएक्शन को रिवर्स करना। तो आहिस्ता आहिस्ता चूंकि प्रोडक्ट बढ़ेंगे और अगर रिएक्शन रिवर्स हुआ तो वक्त के साथ साथ बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन जो है उसकी रफ्तार बढ़ेगी अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। ये बात आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है, ये आगे आपको काफी काम आएगी। यहाँ पर थोड़ा सा ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब मूव करते हैं वापस सिमुलेशन की तरफ। मैं इसको यहां से प्ले कर देता हूं। तो बहरहाल अभी टाइम देखें चल रहा है, अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। जब तक सारे का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो जाएगा तब तक मैं रिएक्शन को कंटिन्यू रखूंगा। ठीक है, देखें आहिस्ता आहिस्ता बड़ा स्लो हो गया रिएक्शन क्योंकि अब रिएक्टेंट्स कम हो गए हैं। फॉर्चुनेटली प्रोडक्ट वापस नहीं आ रहा रिएक्टेंट में क्योंकि ये फॉरवर्ड गोइंग रिएक्शन है, इसमें रिवर्स रिएक्शन का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो तकरीबन ऑलमोस्ट
बिल्कुल जो टेल है वो बड़ी मुश्किल से गुजरती है इसमें, यानी बहुत थोड़े रिएक्टेंट रह चुके हैं तो टाइम तो बहुत ज़्यादा लगेगा, ऑलमोस्ट 350 सेकेंड्स लगेंगे इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो चेंज इन कंसंट्रेशन आया उसको मोल्स में चेंज करेंगे और टोटल टाइम के साथ डिवाइड करके रिएक्शन की एवरेज स्पीड निकालेंगे कि एट अ स्टार्टिंग टाइम रिएक्शन जब स्टार्ट हुआ और रिएक्शन जब एंड हुआ, इस दौरान जो रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन में तब्दीली आई, शुरू में रफ्तार ज्यादा थी, फिर स्लो, फिर स्लो, फिर स्लो, लेकिन अभी हम जो निकालेंगे वो एक एवरेज आएगा बिटवीन टू टाइम्स, स्टार्टिंग टाइम और एंड टाइम। इस टोटल टाइम के अंदर टोटल कितना चेंज आया, दिस इज द एवरेज चेंज। जिस तरह आप अक्सर फिजिक्स में मेजर करते हैं इस तरह से कि अगर आपके पास एक पॉइंट है P1 और एक पॉइंट है P2, इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस है टोटल 100 मीटर का। 100 मीटर का जो डिस्टेंस है वो 10 सेकेंड के अंदर गाड़ी ने ट्रैवल किया। अब गाड़ी कभी तेज चली होगी, कभी स्लो चली होगी, तो अगर आप गाड़ी की स्पीड निकालना चाहते हैं तो टोटल ट्रैवल डिस्टेंस को टाइम पे अगर आप डिवाइड कर दें तो आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब जो 10 मीटर पर सेकेंड आपके पास स्पीड आई है, ये क्या गाड़ी की क्या वाकई इतनी स्पीड होगी रोड के ऊपर? नो, कभी तेज होगी कभी स्लो होगी क्योंकि रोड अनइवन है। लेकिन ये जो आपने दो टाइम पीरियड्स को सामने रखते हुए टोटल डिस्टेंस कवर जो किया उसको डिवाइड किया, उसे एक एवरेज स्पीड आएगी। इसी तरह शुरू में रिएक्टेंट कितने थे और कितने वो प्रोडक्ट में चेंज हुए हैं, टाइम जीरो से लेकर मसलन टाइम एंड हुआ तकरीबन 300 सेकेंड, तो 300 सेकेंड के वक्फे में कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुआ। तो जब आप चेंज इन कंसंट्रेशन को टाइम पे डिवाइड करके रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे तो वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आएगा, वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आएगा, जो कि हकीकत अब आप देखोगे तो शुरू में रिएक्शन की रफ्तार आपने देखा था तेज थी और आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्लो होती गई, लेकिन आप इस तरह एवरेज निकालोगे। बहरहाल वापस चलते हैं सिमुलेशन पे। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, लो टेम्परेचर की बजाय हाई टेम्परेचर करता हूं और देखता हूं कि क्या तब्दीली आती है। ऑब्वियसली हाई टेम्परेचर पे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी की वजह से उनकी मूवमेंट भी तेज है, और ज्यादा मूवमेंट की वजह से डेफिनेटली कोलिजन्स भी ज्यादा होंगी और जल्दी जल्दी रिएक्टेंट किसमें चेंज होगा, प्रोडक्ट में चेंज होगा। एक तो समझ आ गया कि टेम्परेचर ज्यादा करने से रिएक्शन की जो रफ्तार है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब मैं कंसंट्रेशन पे आता हूं। अगर मैं कंसंट्रेशन लो कर दूं तो लो कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि मैंने गैप ज्यादा क्रिएट कर दी, यानी डाइल्यूशन कर दी है। अब कम कंसंट्रेशन में क्या होगा, क्राउड कम होगा, जब क्राउड कम होगा तो कोलिजन्स भी कम हो जाएंगी। सारी गेम है कोलिजन्स की। कोलिजन्स को बढ़ाने वाले तमाम फैक्टर रिएक्शन को तेज करेंगे और कोलिजन्स को कम करने वाले तमाम फैक्टर्स रिएक्शन को स्लो डाउन करेंगे। तो देखें, कंसंट्रेशन मैंने स्लो की तो इनको टाइम लगेगा, ऑल्दो टेम्परेचर हाई है, बट इनको कोलाइड होने में टाइम लगेगा। ठीक है, इन द मीनवाइल अगर मैं स्लो कंसंट्रेशन की बजाय हाई कंसंट्रेशन कर दूं और टेम्परेचर को हाई कर दूं तो आपने देखा ही था कि रिएक्शन की स्पीड निस्बतन बहुत ज्यादा थी। ठीक है, ओके। तो अब मूव करते हैं सरफेस एरिया के ऊपर। फ्रेंड्स, सरफेस एरिया अगर मैं लो करता हूं तो लो करने का मतलब है मैंने पार्टिकल्स को क्लोज कर दिया, मतलब मैंने किसी एक रिएक्टेंट को सॉलिड फॉर्म में ले लिया। अब मैं रिएक्शन को स्टार्ट करता हूं। जैसे मैं स्टार्ट करूंगा तो आप देखें लो सरफेस एरिया होने की वजह से कोलिजन्स में काफी टाइम लगा। हालांकि टेम्परेचर ज्यादा है इस वजह से फायदा हो रहा है, लेकिन अगर मैं यही चीज लो टेम्परेचर पे कराऊं और सरफेस एरिया भी लो हो तो देखें काफी टाइम लग जाएगा रिएक्शन को होने में और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने में। तो इन शॉर्ट अगर आपको बताऊं, ये सब कुछ आपने मैट्रिक में पढ़ा, ये तमाम फैक्टर्स आपने मैट्रिक में पढ़े। कैसे हम रिएक्शन को तेज कर सकते हैं, कैसे हम रिएक्शन को स्लो कर सकते हैं। टेम्परेचर बढ़ा के तेज होगा रिएक्शन, सरफेस एरिया बढ़ा के रिएक्शन तेज होगा, कंसंट्रेशन बढ़ा के रिएक्शन की रफ्तार में इजाफा होगा। ये सारे फैक्टर्स मैंने आपके साथ रीडिस्कस कर दिए जो आपने मैट्रिक में पढ़े थे। अब मैं मूव करता हूं हमारे आज के एसएलओस जो हैं। सबसे पहले हमारे जो एसएलओस हैं, नॉलेज 7.1 में हमने अंडरस्टैंड करना है रिएक्शन रेट को एंड रेट कांस्टेंट को। आज के दिन हम स्पेसिफिकली बात करेंगे एक्सप्लेन रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि हम कर चुके हैं, एंड रेट कांस्टेंट ये जो हम कल करेंगे। अभी हमने रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन किए, याद रखिएगा। फिर हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटल डाटा यूज करेंगे टू कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन जो कि दो तरह का होता है, एक एवरेज
और दूसरा इंस्टेंटेनियस। ठीक है, इंस्टेंटेनियस। देखते हैं डिटेल से। उसके बाद फर्दर हमारे जो एसएलओज हैं वो हमारे कल का नॉलेज है, कल के लेक्चर में होंगे। आज हमारा मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन को निकालना। द रेट ऑफ रिएक्शन इज अ की कंसेप्ट इन अ केमिकल काइनेटिक्स which is the study of speed at which a chemical reaction occurs. It is defined as the change in concentration of reactant or product per unit time. This concept provide a measure of how quickly, कितना जल्दी reactant convert होता है प्रोडक्ट में during a chemical reaction. अब रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करने के दो तरीके हैं, क्योंकि रिएक्टेंट ने कन्वर्ट होना होता है टेक्निकली प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा होता है और प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसलिए अगर आप चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की देखोगे तो उसके साथ माइनस का साइन लगाओगे, अगर चेंज इन कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की देखोगे तो उसके साथ क्या साइन लगाओगे बेटा, पॉजिटिव का साइन लगाओगे। बाकी वही है कि टाइम के साथ आपने कंसंट्रेशन चेंज को डिवाइड करना है, तो आपको क्या मिलेगा, रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन स्टूडेंट्स दो तरह का है। फर्स्ट वन इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यही है, मसलन एक मेरे पास डाटा है, टाइम 0 और 300 सेकंड हो गए हैं, इस दौरान ये एक रिएक्टेंट है जिसकी कंसंट्रेशन में ये तब्दीली आई है। अब दो टाइम पीरियड है, T1 एंड T2। अब ये दो टाइम पीरियड्स के दरमियान जितना टोटल कंसंट्रेशन चेंज आया है आप उसको डिवाइड कर दो, तो आपके पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आ सकता है। अब ये आपकी मर्जी है कि आपने दो टाइम इंटरवल्स कौन से सिलेक्ट करने हैं। आप चाहें तो आप 0 to 50 के दरमियान में भी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, जैसे कि निकाला गया। अब आप देखें, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला वही है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन। अच्छा, ये मैं रिएक्शन पहले बता दूं आपको। ये केमिकल रिएक्शन है जिसमें आप इस कंटेनर के कलर से देख सकते हैं कि इसमें डार्क ब्राउन कलर की ब्रोमीन है, साथ में इसके अंदर एक एसिड है, फॉर्मिक एसिड। इनके रिएक्शन के नतीजे में ब्रोमाइड H+ एंड कार्बन डाइऑक्साइड बना। इन शॉर्ट इसमें अट्रैक्टिव चीज क्या है कि ब्रोमीन जो है वो ब्राउन कलर का है और ब्रोमाइड जो है वो कलरलेस है। अब कलर का कलरलेस में जाना सीधा सीधा हमें रिएक्शन की रफ्तार बताता है। अब देखो विद द पैसेज ऑफ टाइम शुरू में ब्रोमीन ज्यादा था और आहिस्ता आहिस्ता कलर फेड हो रहा है। इस कलर के फेड होने का सीधा मतलब क्या है कि ब्रोमीन की कंसंट्रेशन कम हो रही है। अच्छा, याद रखना, मुझे अगर ब्रोमीन के बारे में पता चल गया तो इसके बारे में ऑटोमेटिकली पता चलेगा। कैसे? अगर ब्रोमीन 1 मोल है तो ये भी कितने मोल यूज होगा, 1 मोल इक्वल है ना। दिस इज कॉल्ड मोलर रेशियो। यही तो चैप्टर 5 में सीखा कि किसी एक रिएक्टेंट का पता है दूसरे का पता चल जाएगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। बदले में पता चला जितनी इसकी कंसंट्रेशन यूज होगी ब्रोमाइड की डबल, यानी इफ इट इज 1 मोल इट विल बी अ 2 मोल, इफ इट इज हाफ मोल इट विल बी अ 1 मोल। फुल स्क्रीन करें जरा। इफ ब्रोमीन इज 5 मोल, फॉर्मिक एसिड यूज अगर होता है 5 मोल, तो ब्रोमाइड 10 मोल्स प्रोड्यूस होगा, 10 मोल H+ बनेंगे, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये होता है ब्यूटी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कारोबार देख सकते हैं। तो मुझे टेंशन नहीं लेने की मुझे इसकी मिकदार नहीं पता, इसकी पता है ऑटोमेटिकली उसकी पता है। तो बहरहाल विद द पैसेज ऑफ टाइम ब्रोमीन कम हो रहा है। मैंने इस डाटा को रिकॉर्ड कर लिया विद एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स और कुछ मुझे डिवाइसेस भी यूज करनी पड़ी होंगी, वो नहीं हमने पढ़नी। डिवाइसेस इस्तेमाल करके ये मैंने डाटा कंपाइल कर लिया कि इतने टाइम पर इतनी मिकदार थी ब्रोमीन की, इतने टाइम के बाद इतनी रह गई, इतने टाइम के बाद इतनी रह गई, जो कि सिग्निफिकेंटली आप देख रहे हो वक्त के साथ साथ ब्रोमीन कम हो रहा है, ब्राउन कलर वाला कंपोनेंट कम हो रहा है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने एवरेज निकालना है, तो 50 सेकेंड फाइनल टाइम इनिशियल टाइम, मतलब 0 - 50, 0 इनिशियल टाइम है, फाइनल टाइम है 50 सेकेंड्स। तो 50 सेकेंड्स के दौरान कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ, अगेन फाइनल कंसंट्रेशन और इनिशियल कंसंट्रेशन को मैं क्या कर लूंगा, माइनस कर लूंगा। इस तरह मुझे ब्रोमीन की कंसंट्रेशन का डिफरेंस मिल जाएगा और टाइम में भी डिफरेंस आ जाएगा। तो ये मैंने डाटा बुक से, यानी कि जो आपके सामने लिखी हुई है, दिस इज द इनिशियल कंसंट्रेशन और जो कि 0.0120 है, और दिस इज द फाइनल कंसंट्रेशन। मैंने उनका चेंज निकाल लिया और 50 सेकेंड पे डिवाइड कर दिया, तो आंसर आया 3.80 × 10⁻⁵
मोलैरिटी, दिस इज कैपिटल एम, कैपिटल एम जो है वो रिप्रेजेंट करता है, या तो कैपिटल एम लिख लो या यहां लिख लो मोल पर डीएम क्यूब, एक ही बात है, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। ये रिएक्शन की स्पीड आई है बिटवीन 50 सेकंड्स। अब शुरू वाले सेकंड्स में स्पीड ज्यादा होगी और आखिर वाले सेकंड्स में स्पीड कम होगी, लास्ट 10 सेकंड्स में स्पीड कम होगी रेलेवेंटली, लेकिन मैंने जो स्पीड निकाली है वो एवरेज आई है। इसी तरह अगर मुझे 0 से 100 के दरमियान में एवरेज स्पीड निकालनी है तो अब मैं क्या करूंगा, 0 से 100 के दरमियान में चेंज इन कंसंट्रेशन जैसे ऊपर निकाली, 100 सेकंड पे डिवाइड कर दिया तो स्पीड चेंज हो गई, क्योंकि ऊपर वाले इंस्टेंट्स, ऊपर वाले लम्हे स्टार्ट वाले थे, 50 सेकंड्स इनिशियल टाइम था, और 100 सेकंड में आपने मजीद अगले 50 सेकंड ऐड किए जिसमें रिएक्शन स्लो हो चुका होगा, उसकी बैटिंग स्लो हो चुकी होगी, कम स्कोर कर रहा है, कम स्पीड से जा रहा है, इसलिए अब जो एवरेज स्पीड आई वो रेलेवेंटली पहले से थोड़ी सी कम आई। इसी तरह अगर आप 0 से 150 कर लोगे तो एवरेज और स्लो हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे आगे जाते जाओगे रिएक्शन की स्पीड में कमी आती जाएगी। नाउ दिस इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब आप इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लें। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड divided by the time interval during which the change occurred. It provide a measure of how fast the reaction proceed on average during the time period. Okay students, इसकी definition है। लास्ट में चलते हैं instantaneous rate of reaction. Instantaneous rate of reaction ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आपको ऑलरेडी मैट्रिक में आपने पढ़ा है, स्लोप निकालने का तरीका आपको आता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इंस्टेंट होता है, बाइक पे जा रहे हैं, मीटर पे देखा ये आपकी स्पीड है, उस लम्हे पे क्या स्पीड है, दिस इज इंस्टेंट। आपने 0 से 50 सेकंड के दरमियान में एवरेज तो निकाल लिया, लेकिन 25वें सेकंड पे एग्जैक्ट क्या स्पीड थी, 30वें सेकंड पे एग्जैक्ट क्या स्पीड थी, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसको निकालने का तरीकाकार क्या होता है, जैसे एग्जैक्ट 50 सेकंड के ऊपर क्या स्पीड थी वो मैंने लिखी हुई है, एग्जैक्ट 100 सेकंड के ऊपर क्या स्पीड थी वो भी लिखी हुई है, एग्जैक्ट 150 सेकंड पे क्या स्पीड थी वो भी मैंने लिखी हुई है, ठीक है। ये पीछे वाले टेबल में भी लिखी हुई है स्पीड्स, दीज आर द एग्जैक्ट एट टाइम 150 कितनी स्पीड थी वो लिखी हुई है। अब ये कैसे निकाली होगी, इसके लिए आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है, आप लोगों ने स्लोप निकालने का तरीका पढ़ा हुआ है। जब आप किसी सर्टेन पॉइंट पर स्पीड निकालना चाहते हैं उसका टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद क्या करते हैं कि आप टेंजेंट आपको पता है यहाँ स्लोप निकालनी है, स्लोप निकालने के लिए आप क्या करते हैं, राइज ओवर रन करते हैं, ठीक है। अब राइज ओवर रन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बेसिकली ये जो आपने ट्राइंगल बनाई हुई है, स्लोप जो मैंने बेसिकली मैं आप बुक वाले डाटा को ही यूज करना चाहता हूँ, तो बेसिकली स्लोप को निकालने का तरीकाकार को पता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। इस पॉइंट पे स्लोप निकालनी है, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया है, अब उस टेंजेंट की वैल्यूज फाइंड करनी है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये आपने स्लोप निकाला। अब क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको जितना टेम्परेचर चेंज मिल रहा है और यहां पर आपको जितना चेंज इन कंसंट्रेशन मिल रहा है, आप उसको डिवाइड कर लो, इस पर्टिकुलर टाइम की स्लोप आ जाएगी, यानी एट 100 सेकंड कितनी स्पीड है वो ये वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेट नहीं करनी आप, बस आपको पता होना चाहिए कि स्लोप निकालने का तरीकाकार क्या होता है। स्लोप की मदद से हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं किसी एक स्पेसिफिक इंस्टेंट पे। जिस इंस्टेंट पे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है वहां स्लोप डालो, वहां पे स्लोप वहां स्लोप टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद वहां स्लोप मेजर कर लो, स्लोप मेजर करने के बाद जो आंसर आएगा वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है। होप सो स्टूडेंट्स कि आज के इस लेक्चर में हमारे जो एसएलओस थे वो आपको कवर हो गए हैं। इंशाल्लाह कल रेट कांस्टेंट क्या होता है, उसको मेजर कैसे करते हैं, इन सब बातों पे हम डिटेल से बात करेंगे। कोई भी क्वेश्चन है आपका यहां तक तो आप कर सकते हैं। ऑल क्लियर है, थैंक यू, दैट्स ग्रेट।